जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज की जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह है हिंदी व्याकरण का, और ये हमारा 24वां प्रैक्टिस सेट है। आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या पैट हो, चाहे आप बीएड कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं, तो आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो इसलिए मैंने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प ले और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका स्कोर क्या रहा ये आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? बिल्कुल आसान से प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और हार्ड की तरफ बिल्कुल चलते रहेंगे। आपने टीचिंग में यही सीखा है और हम यही करेंगे। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे सभी शब्द जो हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण टोटल 4 प्रकार के होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक और संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं कलम से किताब लिखता हूं, वाक्य में से कौन सा कारक है, यानी से किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान, करण, आपदान या अधिकरण? देखो, कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं, यानी उसके 8 ही चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता का जो चिन्ह होता है, कर्ता कारक का, वो होता है ने। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, यानी उससे अलग होने का भेद होता है। देखो, से आपादान कारक का भी चिन्ह है और करण कारक का भी चिन्ह है, लेकिन आपादान कारक में अलग होने का बोध होता है। जैसे पेड़ से फल गिरा तो पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहां से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो वहां कौन सा कारक है? अलग होने की स्थिति में आपादान कारक होगा। उसके बाद आता है संबंध। संबंध आप का, की, के, रारी, रे ऐसे वर्ड जो है वो संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है में और पर, यानी जब किसी चीज पर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रखी गई है तो वो अधिकरण कारक है, यानी वहां अधिकरण कारक है। और लास्ट है संबोधन, जहां हे और अरे जैसे शब्दों का यूज होता है। तो मैं कलम से किताब लिखता हूं, यहां जिस से का प्रयोग हो रहा है, देखो कोई अलग तो नहीं हो रहा है ना। तो कलम से किताब लिखता हूं, जहां निर्जीव वस्तु का प्रयोग हो तो वहां करण कारक होता है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यानी जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वहां करण कारक होता है। जैसे वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो पेड़ किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी से। तो यानी जिस वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है, अगर किसी वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां करण कारक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि का स्त्रीलिंग है कविइत्री, कवित्री, कवयित्री या फिर कवियित्री? ये प्रश्न तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग है वो कौन सा है? वो है कवयित्री, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक या प्राण? देखो, शिशु का बहुवचन क्या होगा? शिशु का बहुवचन बच्चे होता है, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है, और भक्ति शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। तो सदा बहुवचन के रूप में जो शब्द प्रयोग होता है वो है प्राण, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, ये शब्द जो है वो करेक्शन यानी शुद्ध शब्द छाटिए में भी कई बार एग्जाम में दिया जा चुका है। जैसे वीरों ने अपने प्राणों को देश के लिए अर्पित कर दिया, तो यहाँ कभी भी प्राणों का यूज नहीं होता, प्राण हमेशा बहुवचन में यूज होता है। तो वीरों ने अपने प्राण देश को अर्पित कर दिए, ये हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या 5? देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 2, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। एक वचन और बहुवचन, यानी हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में टोटल 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या फिर उभयलिंग? ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 3 से 4 बार आया है, और साथ ही साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी 1 से 2 बार आया है। तो लिंग की दृष्टि से दही जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, नॉर्मली जो इकारांत वाले शब्द होते हैं, यानी जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे
नदी, रोटी, तो ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन कुछ शब्द जो है वो पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे घी, मोती, दही, हाथी, ये सभी इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग शब्द यानी पुल्लिंग में आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम। तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? वो होता है संज्ञा के आधार पर, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि राधा गीत गाती है, तो राधा की वजह से, राधा यानी संज्ञा की, राधा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा की वजह से ही वो गाती है लिखा है। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि श्याम गीत गाता है, तो श्याम की वजह से यानी संज्ञा शब्द की वजह से, यानी श्याम क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह भी, तो उसकी वजह से गाता है लिखा गया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि संज्ञा शब्दों की वजह से लिंग का निर्धारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में 2 लिंग होते हैं। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने अभी पढ़ा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन संस्कृत में 2 लिंग नहीं होते, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं है? पाठ्यपुस्तक में चित्रों का समावेश, पाठों की संख्या, भाषा शैली या फिर पाठ्यपुस्तक का आवरण। तो इनमें से जो पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं है, देखो गुण नहीं है का मतलब है कि वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का समावेश भी इंपॉर्टेंस रखता है, यानी वह भी उसका गुण है, पाठों की संख्या भी गुण है, भाषा शैली भी गुण है, लेकिन पाठ्यपुस्तक का आवरण यानी उसका कवर कोई गुण नहीं है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। देखो सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। सर्वनाम जो हैं वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वे 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखो उत्तम पुरुष में वह सर्वनाम शब्द आते हैं जो वक्ता यानी बोलने वाला खुद के लिए यूज करता है, जैसे मैं, हम, हमें, हमारा, मुझे। तो ये सभी जो है वो उत्तम पुरुष के उदाहरण है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। बात करें मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष में आते हैं तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये सभी जो शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, वो मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। और अन्य पुरुष के एग्जाम्पल जो है वो यह, ये, वह, वे, इसका, उसका, ये सभी जो है वो अन्य पुरुष के उदाहरण है, अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। देखो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है जो कट गया। देखो भाववाचक भी कट गया क्योंकि बाजार एक भाववाचक कोई वर्ड नहीं है। बचा है जातिवाचक और समूहवाचक। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति वर्ग का बोध कराए, जैसे नदी, पहाड़, नदियों में क्या क्या आती है? गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी नदियों के नाम हैं। और ये किस ग्रुप में आती हैं? नदियों के ग्रुप में आती हैं, यानी एक विशेष जाति की तरफ बोध कर रही है कि नदियों की एक जाति है, पहाड़ों की एक जाति है। तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा भी कट गया, बचा है समूहवाचक। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह होने का बोध हो। बाजार जो है वो दुकानों के एक समूह का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या गुणवाचक सर्वनाम। देखो जो करेगा सो भरेगा में जो और सो जो शब्द हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। ये संबंधवाचक सर्वनाम के साथ साथ निश्चयवाचक सर्वनाम के भी उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तद्धित, पा या वै। देखो पांडव शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है पांडु। पांडु क्या है? पांडु एक संज्ञा शब्द है, यानी नाम है। और ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़ते हैं वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के साथ यानी धातु के साथ जुड़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक और इच्छावाचक। ये टोटल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सदैव का विपरीतार्थक शब्द है, यानी इनमें से कौन सा सदैव का विलोम शब्द है? विरध, विरज, विरल या विरत? तो सदैव का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विरध, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ओष्ठ ध्वनियां हैं? ल, रे, से या फे? देखो, ध्वनियों से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने ध्वनियों के बारे में थोड़ा सा जाना था। तो ओष्ठ ध्वनियां कौन कौन सी होती है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै का पूरा वर्ग जो है वो ओष्ठ ध्वनियां होता है। ऊ, पै ओष्ठ होते हैं। पै के वर्ग में कौन कौन से आते हैं? पै, फै, बै, भै। ये सभी जो है वो ओष्ठ ध्वनियां कहलाती हैं। तो ऑप्शन में जो फै है वो पै वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्युत्पन्नमति निम्नलिखित में से किसका एक शब्द है? उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, या जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो प्रत्युत्पन्नमति के लिए एक शब्द जो है वो है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ससुर का तत्सम शब्द है सस्वर, स्वसुर, श्वसुर, श्वश्रु। तो ससुर का जो तत्सम रूप होता है वो होता है श्वसुर, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कम सुनना, सुनी बातों पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना या कान का कमजोर होना? तो कान का कच्चा होना मुहावरे का जो अर्थ है वो है दूसरों की सुनी सुनी बातों पर यकीन करना, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक किस प्रकार जो है वो लिखा जाएगा, यानी वो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो औद्योगिक का बिल्कुल शुद्ध रूप जो है वो है ए, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? लोप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम या त्रुटि विराम? तो हंस पद जिस विराम चिन्ह का एक और नाम है वो है त्रुटि विराम, यानी त्रुटि बोधक जो चिन्ह है उसका एक अन्य नाम है हंस पद। देखो, साथ ही साथ लोप विराम चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं कि लोप विराम चिन्ह कैसा होता है। तो लोप विराम चिन्ह जो होता है वो होता है डॉट 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 ऐसे करके लिख देते हैं, यानी फिलअप में जैसे आते हैं ना डॉट डॉट करके, तो सेम वो लोप विराम का चिन्ह होता है। अल्प विराम की बात की जाए तो कोमा जो है वो अल्प विराम का चिन्ह होता है। पूर्ण विराम आप सभी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है? गोद, चिन्ह, संख्या या अंग? तो इनमें से जो अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है वो है अंग, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, गोद भी अंक का पर्यायवाची शब्द है, चिन्ह भी है और संख्या भी है, लेकिन अंग जो है वो नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? भीमराव अम्बेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गोपाल स्वामी अयंगर ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जिसने रखा वे थे गोपाल स्वामी अयंगर, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और हिंदी को किस अनुच्छेद में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो वह है अनुच्छेद 343। किसमें? अनुच्छेद 343 में। और संविधान के अनुसार हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वह है देवनागरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कम बोलने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? समभाषी, कम भाषी, मितभाषी या मृदुभाषी? तो कम बोलने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? वो है मितभाषी, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। मृदुभाषी किसे कहते हैं? तो मृदुभाषी मीठा बोलने वाले को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? अन्वय, पित्राज्ञा, मनोरथ या यद्यपि? देखो, बात करें अन्वय की तो अन्वय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अनु प्लस ए। तो ये यण संधि का उदाहरण है। ऐसे ही पित्राज्ञा की बात की जाए तो पितृ प्लस आज्ञा, यह भी यण संधि का उदाहरण है। और यद्यपि यानी यदि प्लस अपि, यह भी यण संधि का उदाहरण है। और आपको पता है कि संधि जो है टोटल 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। लेकिन मनोरथ जो है उसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मन है प्लस रथ।
तो मन है प्लस रथ जो है वो मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधों को आंख होना, संतुष्ट होना, गुण के विपरीत नाम होना या हर चीज का कारण होना। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है गुण के विपरीत नाम होना, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है? बांसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस या मगध। तो जिस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है वो है वाराणसी, यानी काशी, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? सात्विक, कल्पिता, कृत्रिम या जटिल। तो नैसर्गिक का जो विलोम शब्द है वो है कृत्रिम, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेख लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। देखो वाक्य को ध्यान से पढ़ो कि लेख लिखा गया, यानी यह वाक्य जो है वो भाव प्रधान वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें है भाववाच्य, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जब सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? यानी सकर्मक का मतलब होता है जिस जो कर्म के साथ आती है, यानी जिस क्रिया में कर्म होता है। ऐसी कौन सी क्रिया जिस क्रिया में कर्म नहीं है, यानी ऐसी कौन सा वाक्य है इनमें से जिस वाक्य में कर्म नहीं है? राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, डाकिया चिट्ठी लाया या राधा हंसती है। तो ये प्रश्न आपके लिए है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इनमें से किस में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो ये सभी प्रश्न जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, साथ ही साथ सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से भी पूछे जा चुके हैं। पैट के क्वेश्चन भी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपका स्कोर क्या रहा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही तैयारी करते रहें, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो अब बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।